नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स के बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैवेलियर पोइट्स के बारे में। जो कैवेलियर पोइट्स थे वो एक ग्रुप था किसका, राइटर्स का, जो सपोर्ट करते थे किसे, चार्ल्स फर्स्ट को। किसे सपोर्ट करते थे? चार्ल्स फर्स्ट को वो सपोर्ट किया करते थे। ठीक है ना। कब उन्होंने सपोर्ट किया चार्ल्स फर्स्ट को? जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था 1642 से लेकर 1652 तक, जो सिविल वार चला इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने क्या किया, चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया। ठीक है। और ये जो कैवेलियर पोइट्स थे वो हमेशा राउंड हेड्स, ठीक है, राउंड हेड्स के अपोजिट थे, अगेंस्ट में रहते थे। राउंड हेड्स कौन था? अगर हम बात कर लें तो राउंड हेड्स वो थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, पार्लियामेंट की बात करते थे। ठीक है। तो ये उन लोगों के खिलाफ थे, किसके? राउंड हेड्स के। और राउंड हेड्स वो भी उसके भी सपोर्टर थे जिसे हम कहते हैं क्रॉमवेल। जो राउंड हेड्स थे वो पार्लियामेंट और क्रॉमवेल के सपोर्टर हुआ करते थे, तो उनके ये अगेंस्ट रहते थे। कौन? कैवेलियर पोइट्स। द कैवेलियर पोइट्स बिलोंग टू द हाई क्लास सोसाइटी। और ये जितने भी कैवेलियर पोइट्स थे, मोस्टली, अधिकांश था, एक आध को अगर हम छोड़ दें तो वो सारे के सारे हाई क्लास सोसाइटी से थे, उच्च पदों पे आसीन थे या किसी उच्च कुल में पैदा हुए लड़के थे माता पिता के। तो ये सारे के सारे हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन लोगों को रॉयलिस्ट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रॉयलिस्ट। ठीक है, राजशाही लोग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैवेलियर पोइट्स वर द अपोनेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। और ये क्या करते थे? जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स थे हमारे, इस पे भी मैं एक बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनके अगेंस्ट में थे, उनके अपोनेंट में रहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो कैवेलियर पोइट्स थे इनका जो वर्क था वो क्या था? हैड अपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग एंड वर प्रोबब्ली कनेक्टेड टू द जनरल पब्लिक। तो उनका जो वर्क हुआ करता था, जो भी वर्क लिखते थे, उसका अपेरेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा मीनिंग हुआ करता था। एक जनरल व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता था, उसे समझ सकता था। ठीक है। और इनकी जो भी क्रिएशंस हुआ करती थी, पोइट्रीज वगैरह हुआ करती थी, वो सीधे सीधे जनरल पब्लिक से जुड़ी रहती थी। ठीक है, एक आम जिंदगी के ऊपर वो लिख दिया करते थे। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे हमारे, मेटाफिजिकल पोइट्स के साथ ये था कि वो जो भी लिखते थे वो बड़ा बिटी लिखते थे। कैसा लिखते थे? बहुत ही बिटी लिखते थे, चतुरतापूर्ण लिखते थे, जो कि पब्लिक, जो सामान्य लोग हैं, वो नहीं समझ पाते थे। ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे? इसीलिए जो कैवेलियर थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स के भी खिलाफ में रहते थे, उनके अपोजिट में रहते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट जो हमारे हुआ करते थे वो वर्ड्स को ग्लोरीफाई कर देते थे, किसके द्वारा? बिटी कंसीट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिटी कंसीट्स के द्वारा। तो आइए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। दीज पोइट्स वर द फॉलोवर्स ऑफ बेन जॉनसन। और जो हमारे कैवेलियर पोइट्स हैं, कौन है? कैवेलियर पोइट्स हैं, वो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। बेन जॉनसन का जो पैटर्न था, जो तरीका था लिखने का, उसको क्या करते थे? फॉलो करते थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? इसीलिए इन्हें सन्स ऑफ बेन कहा जाता था। ठीक है। या ट्राइबल ऑफ बेन्स कहा जाता था। ट्राइबल ऑफ बेन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइबल ऑफ बेन। ठीक है। ये बेन जॉनसन को फॉलो किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री की, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं इनकी वो हो सकती हैं। तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो, अगर जो पोइट्स हैं वो क्या किया करते थे? दे सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट को ये सपोर्ट किया करते थे। ठीक है। देयर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिंग वर्स इन अ बेसिक शॉर्ट एंड नाउंस्ड मैनर। और इनका जो कंपोज करने का, जो वर्स को जो कंपोज किया करते थे, वो बहुत ही बेसिक हुआ करता था, छोटा हुआ करता था और नाउंस्ड मैनर में हुआ करता था।
नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वन हमारा, क्या कहता है, दे नोन एज सन्स ऑफ बेन, यानी सन्स ऑफ बेन कहा जाता है या ट्राइब्स ऑफ बेन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन, क्योंकि ये बेन जॉनसन से प्रभावित थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ वन, दे स्पोक अगेंस्ट पार्लियामेंट थ्रू देयर वर्क, और अपने वर्क के माध्यम से ये पार्लियामेंट के खिलाफ बोला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कहता है कि इन देयर वर्क वी फाइंड लव, नेचर, ड्रिंकिंग, ऑनर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूटी। तो अगर हम इन मेटाफिजिकल कैवेलियर पोइट्स के अगर हम वर्क को देखें अगर, तो उसमें हमें मिलता है क्या, प्रेम मिलेगा, प्रकृति मिलेगी, शराब की बातें मिलेंगी, पीना खाना मौज, ठीक है, ऑनर, अपने राजा के सम्मान में गाना गाते थे, ठीक है, पॉलिटिक्स, राजनीति की चीज़ें मिलती हैं, एंड ब्यूटी, ब्यूटी में भी अगर हम बात करें तो वुमेन की जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी इन्होंने बात की है। ठीक है, सेक्स की ये लोग बढ़ चढ़ के इसमें बातें किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड हम, अगर हम बात करें कि प्रोमिनिएंट इसमें कौन कौन से पोइट्स थे, मेटाफिजिकल पोइट कौन कौन से थे, तो वो हम देखते हैं। थॉमस कैरो थे, आप सभी जानते होंगे थॉमस कैरो, तो 12th क्लास में एक पोएम भी थी साइड ट्रू ब्यूटी करके, वो आपने पढ़ी होगी, लव पोइट के नाम से जाने जाते हैं। रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, जॉन सैकलिंग, ये मेन है, माइनर पोइट्स भी थे लेकिन ये मेन है, और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनने की संभावना आपके एग्जाम में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस कैरो के बारे में। थॉमस कैरो, इनका अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो 1597 से 1640। कैरो इज नोन द ओरिजिनेटर ऑफ कैलिबर लव पोइट्री, लव पोइट्री के लिए इन्हें जाना जाता है। लव पोइट्री, कौन सी पोइट्री, लव पोइट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, लव पोइट्री के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या कहा है इनके, अगर हम फेमस वर्क की बात कर लें तो इनका फेमस वर्क है एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन्स ऑफ सेंट पॉल जॉन डन। ये जॉन डन के ऊपर एक एलेजी है, क्या है ये, एलेजी है। ठीक है, एक शोक गीत है, किसके ऊपर, जॉन डन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकी एक क्रिएशन आ रैप्चर, ये इनकी लॉन्गेस्ट पोएम है। कैसी पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क मी नो मोर, ये भी इनकी एक पोएम है। अपॉन अ रिवन टाइड अबाउट हिज आर्ट, ये भी इनकी एक फेमस वर्क है। तो ये वर्क आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप इनके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिचर्ड लवलेस। लवलेस हैज सर्व्ड हिमसेल्फ एज ए सपोर्टर ऑफ King Charles I. He is also known for his best work to Althea from prison. Another important work to Lucasta on going to the war. अब क्या हुआ था, जब इन्होंने सपोर्ट किया था चार्ल्स फर्स्ट को, तो ये बेचारे 2 बार गए थे जेल। कितनी बार जेल गए थे, 2 बार इन्हें जेल जाना पड़ा। तो पहली बार जब ये जेल गए तो इन्होंने जेल में ही लिखी थी टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, और दूसरा है अनोदर वर्क जब ये दोबारा जेल गए थे टू लुकास्टा ऑन गोइंग टू द वार। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रिचर्ड हैरिक। रिचर्ड हैरिक भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, ठीक है ना, कैवेलियर पोइट्स के सीक्वेंस में। तो हैरिक हैज रिटन नियरली, कितनी पोएम्स लिखी हैं उन्होंने, 2500 पोएम्स लिखी हैं हैरिक ने। कितनी पोएम लिखी हैं, 2500। ठीक है, तो इन 2500 पोएम्स को लिखा है हैरिक ने, और मोस्ट ऑफ दीज पोएम्स अंडर द वर्क ऑफ हेस्पेरिडिस। और इनकी जो अधिकांशता जो इनकी पोएम्स हैं किसकी, हैरिक की, वो किस वर्क में है, हेस्पेरिडिस, जो एक कलेक्शन है इनका। क्या है, इनका एक कलेक्शन है, हिज मैग्नम ओपस। और इनका मैग्नम ओपस है, मैग्नम ओपस हम उनकी किसी भी एक राइटर का जो भी बहुत ही अच्छा वर्क, बेस्ट वर्क होता है उसको मैग्नम ओपस बोलते हैं। इन विच भी पब्लिश्ड 1200 लिलकर पोएम्स। और इस हेस्पेरिडिस में जो इनकी पोएम्स हैं लगभग 1200 पोएम हैं। हैरिक हैज़ नोन द कंसेप्ट ऑफ कार्प डीम। कार्प डीम एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि जीवन बहुत छोटा है, जीवन जीने के लिए बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका हर एक जो मूवमेंट है, एक एक क्षण, एक एक लम्हा है, उसे हमें यूटिलाइज करना है और उसका आनंद लेना है भाई। ठीक है, कल मर जाएंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट पर रहते हैं लोग। अनदर इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ हैरिक अंडर हिज कलेक्शन आर, और अगर हम इनकी अनदर पोएम्स की बात करें तो यह है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, कोरिनाज गोइंग अ माइंग,
टू डैफोडिल्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे रॉबर्ट हेरिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में हमारे साथ हैं जॉन सकलिंग। ठीक है, जॉन सकलिंग जो थे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बहुत रिच थे और बिटी राइटर थे इन सभी कैवेलियर पोइट्स के बीच में। ठीक है, सकलिंग इन्वेंटेड अ कार्ड गेम कॉल्ड ग्रिवेज। एक कार्ड गेम को इन्वेंट किया जिसको ग्रिवेज कहा। कि किसमें? इनका जो वर्क था वैलिड अपॉन ए वेडिंग, उसमें इन्होंने एक कार्ड गेम को क्या किया? इन्वेंटेड किया। और जो वैलिड अपॉन ए वेडिंग है ये इनका मास्टरपीस है, इनका बहुत ही अच्छा वर्क है। सकलिंग हैज़ रिटन प्लेस सच एज एग्लोरा। सकलिंग ने प्ले भी लिखे हैं, उसमें से एग्लोरा जो है वो एक ट्रेजेडी है। ठीक है, जो 1638 में पब्लिश हुआ। एंड गॉबलिन्स, और गॉबलिन्स जो है वो क्या है? एक कॉमेडी है। ठीक है, जो फर्स्ट पब्लिश हुई 1646 में। ठीक है, जो उनमें से एक। और इनकी कुछ पोएम्स ही हैं। पोएम्स पेंड बाय सकलिंग आर मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय जॉन डन। अब इनकी जो पोएम्स है मोस्टली, वैसे जितने भी कैवेलियर पोइट्स हैं उनकी सारी पोएम्स, उनके जो वर्क हैं वो बेन जॉनसन से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन इनकी जो पोएम है एक जॉन डन से इन्फ्लुएंस है, उसका नाम है फ्रैगमेंटा ऑरिया, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इनकैरेबल पीसेस रिटन बाय जॉन सकलिंग। और ये पब्लिश हुई पोस्टह्यूमसली, मतलब कहने का इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, जब उनका मित्र था एक, उसने क्या कराई भाई, इसको बाद में पब्लिक कराया। बैलेड अपॉन अ वेडिंग इज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अपने राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करें। थैंक यू।